Assalamu alaikum to the medical evolution, and we are trying to bridging your concepts. This is Sham Babar giving you a presentation on carbohydrate metabolism, and more specifically the citric acid cycle. As the topic name is citric acid cycle, the word cycle is most important here. And what is a cycle? Cycle is a thing which starts from a certain point and ends up at the very certain point. ठीक है, तो यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी ऐसे ही होगा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है लामहला वहीं पर जाकर हमने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भाई हम क्यों पढ़ते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल को। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को अगर मैं कहूँ कि एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिट्रिक एसिड के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल इट द सेंट्रल पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर मैंने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं लिखा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड तो मैंने एज ए सेम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रोटीन क्यों नहीं लिखा। तो उसका आंसर ये है कि मोर स्पेसिफिकली हमारी जो सेलुलर लेवल के ऊपर जो है वो हम अमाइनो एसिड के साथ डील कर रहे होते हैं, नंबर 1। ठीक है, और नंबर 2 जो मोर स्पेसिफिकली हमारे सेल के अंदर एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड तैयार हो रहा होता है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन हो रही होती है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स में किसी हद तक होता है, एक कार्बोहाइड्रेट से दूसरे कार्बोहाइड्रेट तक मतलब कि कन्वर्जन हो रही होती है हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो ये चीज़ जो है वो प्रोटीन या अमाइनो एसिड के साथ हम लिंक करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको अमाइनो एसिड लिखा है, प्रोटीन नहीं लिखा। ठीक है, तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। प्री रिक्विजिट्स का क्या मतलब है कि क्या क्या चीज़ें होंगी तब ये साइकिल चल सकेगा। तो उसके अंदर जो सबसे पहली कंडीशन हमने मेंशन की हुई है वो है एरोबिक कंडीशंस। एरोबिक कंडीशंस का क्या मतलब है कि आपके पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। अब आगे हम देखेंगे क्रेब साइकिल के अंदर डायरेक्टली कहीं पर भी ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन पहली कंडीशन ही हमने यही रख दी है कि ऑक्सीजन हो। तो इसको आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पर थे, आप कॉलेज में आए हो, अपनी यूनिवर्सिटी में आए हो, ठीक है, पैदल या किसी भी बाइक पे या किसी भी आपकी व्हीकल पे। ठीक है, तो आप वहाँ पर आए हो, आपको टीचर ने या सर ने पढ़ाया 1 + 1 = 2 होता है। ठीक है, आपको समझ आ गई, आपके ब्रेन ने इसे इंटीग्रेट कर लिया। अगर अगेन मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 + 1 कितना होता है, तो आपका क्या है कि आप कहोगे 2 होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको मैं देखूं कि डायरेक्टली आपकी जो व्हीकल है या आप अगर पैदल आए तो आपकी वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली 1 + 1 सिखाने के अंदर आपको वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये पूरे का पूरा मेंटल फंक्शन है। ठीक है, और गाड़ी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि वो घर से आपको यहाँ तक लेकर आई है और यहाँ पर आने में आपकी मदद की है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होती क्रेब साइकिल के अंदर, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उनको मेटाबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। इसलिए जब तक वो ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्रेब साइकिल अगर हम चला भी लें, इसका प्रोडक्ट बना भी लें, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। इसलिए जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी हमारा क्रेब साइकिल चलाना भी फजूल होगा। ठीक है, सेकेंडली क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल कोए। दीज आर द रॉ मटेरियल्स, ये जिसे हम कहते हैं कि एक सबस्ट्रेट है हमारे। ठीक है, जब तक कोई सबस्ट्रेट ही ना होंगे तो क्या नाम है, हमारे पास क्रेब साइकिल नहीं आगे कंटिन्यू कर पाएगा। अब एक चीज़ होती है, हमने एफएससी के लेवल में पढ़ा था कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो चीज़ होती है कि जो एक रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करे, ठीक है, और रिएक्शन के एंड के ऊपर रीजनरेट हो जाए, तो वो क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो हमारे जो क्रेब साइकिल के अंदर जो ऑक्सैलो एसीटेट की जो वो जिसे कहते हैं ना एक पोजीशन, वो एज ए कैटलिस्ट है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है, ऑक्सैलो एसीटेट स्टार्ट होगा, सही साइकिल स्टार्ट होगा और ऑक्सैलो एसीटेट आखिर के अंदर रीजनरेट हो जाएगा, तो ये एज ए कैटलिस्ट
के तौर पर एक्ट कर रहा होगा और मेजर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा वो एसिटाइल CoA का हो रहा होगा। ठीक है। थर्डली हमें किस चीज की जरूरत है, वो है एंजाइम अलोंग विद देयर कोफैक्टर्स, ठीक है, एंड कोएंजाइम्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब यानी कि एंजाइम्स की दो लोकेशंस हो गई हैं हमारे पास, या तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पड़े हुए होंगे या जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी होती है उसके साथ अटैच्ड होंगे। ठीक है। जो कि जो डिफरेंट सब्सिक्वेंट रिएक्शंस होंगे उनको कैटालाइज करेंगे और रिड्यूसिबल कोएंजाइम सच एज NAD+, FAD+, ठीक है, इनकी प्रेजेंस जरूरी है ताकि हम जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो हमारे पास बन सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एब्सेंस ऑफ द इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स। एक साइकिल तभी प्रोपेगेट कर सकेगा जब उसके सामने कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट वगैरह नहीं होगी। नॉर्मली भी आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपके सामने दीवार आ जाती है तो आप जो मर्जी जितना मर्जी जोर लगा लें आप साइकिल नहीं चला सकेंगे जब तक कि वो आगे से जो इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स जो हैं या इनहिबिटरी जो दीवार है वो नहीं हट जाती। ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशंस जो हैं अप्रूव हो जाती हैं तो क्रेब्स साइकिल क्या है भाई, ये तो होगा। ठीक है। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, बेसिकली क्रेब्स साइकिल कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन दैट अकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया aimed at oxidizing the acetyl moiety of acetyl CoA to carbon dioxide। ठीक है। पहले यहां तक हम इसको समझते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर। एसिटाइल सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं ये, ठीक है, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये टेक प्लेस हो रहे हैं और जिसके अंदर एसिटाइल पोर्शन ऑफ द एसिटाइल CoA वो ऑक्सीडाइज हो रहा है टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और उसके जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो होती है लामहला वहां पर कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रही होती है, तो उसके काउंटर पार्ट पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं कोएंजाइम्स। ठीक है। जो हमने पीछे बात की थी NAD+ और FAD+। ठीक है। तो वो रिड्यूस होंगे। अब ये आगे की बात है कि उनको हम दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर चलाकर रीऑक्सीडाइज करते हैं और साथ में ATP फॉर्म होती है। ठीक है। तो यहां तक आपको बात की क्लियरेंस हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर आपने गौर से स्क्रीन को देखा हो तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है फॉल्टी डेफिनेशन। अब ये मैंने क्यों लिखा है, हम पढ़ते यही हैं कि क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल CoA के अंदर जो एसिटाइल पोर्शन है उसके जो कार्बन होते हैं उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो रही होती है रिएक्शन। लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। ओरिजिनली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट होती है वो एसिटाइल से नहीं आ रही होती, एसिटाइल CoA से नहीं आ रही होती, वो आ रही होती है ओरिजिनली ऑक्सैलो एसीटेट से। ठीक है। और ये इसके जो दो कार्बन होते हैं वो उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर कार्बन रिलीज हो रही होती है वो एसिटाइल से नहीं आती, वो जो दूसरा हमारा सबस्ट्रेट था या जो कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहा था ऑक्सैलो एसीटेट उससे आ रही होती है। ठीक है। तो हम पढ़ते यही हैं कि एसिटाइल पोर्शन ऑफ द एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जिसे कहते हैं ना एक गलतुल आम है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है इट्स अ फॉल्टी डेफिनेशन, लेकिन हमने पढ़ना लिखना यही है। ठीक है। तो लेकिन इसकी एक सेकंड फॉर्म ये है कि हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे, जैसे मैंने अभी बात की कि ये वाला एसिटाइल CoA कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर रिलीज नहीं होता, ये इंटीग्रेट हो जाता है इनटू द ऑक्सैलो एसीटेट मॉलिक्यूल। ठीक है। और उसके दो कार्बन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि वो जो दो रिलीज हुए थे वो पिछले जो साइकिल का एसिटाइल CoA था ना उसके कार्बन थे, अब वो रिलीज हो गए हैं एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि पिछले साइकिल का जो एसिटाइल CoA था उसके कार्बन जो हैं वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म के अंदर रिलीज हुए हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। सिंपल एक एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस है, उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दो तरह का होता है। नंबर 1 के ऊपर कौन सा होता है, द वन अकरिंग इन एन ऑर्डिनरी टिश्यू, कोई भी टिश्यू है, मसल्स हैं, ठीक है,
उसके बाद नर्व्स हैं, कोई भी हैं ऑर्डिनरी टिश्यू, एंड सेकेंडली द टिश्यू केपेबल ऑफ डूइंग अ प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इस टर्म पे हम गौर करते हैं। ग्लूको का क्या मतलब है? ग्लूकोज। नियो का मतलब होता है फ्रॉम अ न्यू सोर्स। अब न्यू सोर्स यहां पर क्या है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनाना या ग्लूकोज बनाना। जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, बनाना, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज या एनी कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट। नियो का मतलब हम ये लेते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है। दैट कैन बी प्रोटीन, ठीक है, अमाइनो एसिड वगैरह। तो वहां से, और सिंथेसिस, जेनेसिस मतलब बनाना, ठीक हो गया। यानी कि दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक ऑर्डिनरी टिश्यू होते हैं और कुछ टिश्यूज होते हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस सच एज लिवर और किडनी हमारे पास, ठीक है। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के कैपेबल होते हैं। तो उसके अंदर एक एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये दो तरह का होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये इसके अंदर हो क्या रहा है? हमने इतना एक, जिसे कहते हैं ना, हीप क्रिएट कर ली है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये है आपके पास पूरे का पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो you can remember it by using a mnemonic. Citrate is key substrate for making oxaloacetate, ठीक है। सिट्रेट एज सच सिट्रेट है। इज का आपने आई पकड़ना है, उससे आपने क्या ड्राइव करना है? आइसोसिट्रेट, ठीक है। की का आपने के पकड़ना है, उससे आपने ड्राइव करना है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट है, इसका एस आपने पकड़ना है, उससे आपने याद रखनी है दो सक्सिनाइल कोए और सक्सिनेट, ठीक है। एफ से आपने फ्यूमारेट, मेकिंग का एम से आपने मैलेट, और ऑक्सैलोएसिटेट एज सच आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि ये होगा हमारा ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए आपके क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए यहाँ पर मिले, एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, उसने क्या कर दिया? सिट्रेट बना दिया, ठीक है, सिंपल। एंजाइम ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोए मिले और उन्होंने क्या बना दिया? सिट्रेट बना दिया। इसीलिए हमने सिंपली एंजाइम को कह दिया, एंजाइम का नेम है जी सिट्रेट सिंथेज, ठीक है। सिट्रेट से आपका बनता है आगे जाकर आइसोसिट्रेट, ठीक है, जिसको हमने आई से याद रखना है, ठीक है। सिट्रेट इज के आई से, ठीक है। अब यहाँ पर एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है अकोनिटेज। अब आप कहोगे कि चलो पिछला तो याद हो गया, सिट्रेट सिंथेज है, अब अकोनिटेज को हम किस तरह से याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर अकोनिटेज का मतलब होता है, अगर हम इसकी मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर इसका मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारा खर्चा नहीं हुआ, ठीक है, हमने और विदाउट एनी कॉस्ट। एकोनाइट जो वर्ड होता है ना, एकोनिटेज वर्ड ड्राइव हुआ है एकोनाइट से, और एकोनाइट से हमने ड्राइव किया एकोनिटेज। तो मतलब यही है कि ये एंजाइम कोई खर्चा नहीं करता, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो कि सिट्रेट से जो पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है सिस अकोनिटेट, ये सिट्रेट है, यहां से आपका बन रहा है सिस अकोनिटेट। तो अगर आप गौर करो तो यहां पर क्या आ रहा है? वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन प्लेस हो रहा है, ठीक है। और आगे अगर आप देखो तो ये आइसोसिट्रेट, यहां पर ना ये जो बुक है हमारी, उसने डायग्राम के अंदर एक मिस्टेक की हुई है। तो यानी कि यहाँ पर भी वो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ निकालते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली क्या होता है यहाँ पे, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर ऐड हो रहा होता है दोबारा से, ठीक है। इसीलिए हमने इस एंजाइम को नाम दिया है अकोनिटेज का, यानी कि विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बगैर कोई खर्चा किए, बगैर कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए, ये क्या कर देता है? सिट्रेट को आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल इट अकोनिटेज, ठीक है।
अच्छा जी, आइसोसिट्रेट से हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट होना है उसने अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज यानी कि एंजाइम, ये आपने स्टेप याद रखना है, उसी के लिहाज से एंजाइम है आपका आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है तो मतलब क्या है कि NAD पॉजिटिव इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है, इसका भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलोसक्सिनेट। अगर इनको आप मिस भी कर दोगे ना तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, ये जिसे कहते हैं ना मतलब कि मेजरली ये पूछा नहीं जाता, सिंपली आपको क्या कहते हैं आइसोसिट्रेट से आपने क्या करवाना दिखाना होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता हुआ दिखाना होता है आपने। ठीक है, और क्या नाम है, साथ में आपने एक ये डीकार्बोक्सिलेशन दिखानी होती है और NADH की सिंथेसिस को आपने शो करना होता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, दैट इज व्हाट इज इट्स डूइंग, इट इज कॉजिंग डीकार्बोक्सिलेशन प्लस डीहाइड्रोजिनेशन, दो काम ये करवा रहा है, और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अगेन अल्फा कीटो ग्लूटारेट की अगेन वही डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, सेम वही स्टेप हो रहा है कि NAD पॉजिटिव जो है वो NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि ऑक्सैलो एसीटेट को हमने जो प्लस एसिटाइल को ए जो है वो क्या नाम है रिएक्ट करवा के हमने सिट्रेट बनाया था, तो ये जो को ए था वो सेपरेट हमारे पास हो गया था, वही हमने को ए जो है वो यहाँ पर एंजाइम को जो प्रोडक्ट है जो सक्सिनाइल को ए जो है वो बन रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमने को ए इसके साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यानी कि हुआ क्या है, आइसोसिट्रेट से आगे सक्सिनाइल को ए तक जाने के लिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए हैं और 2 NADH हमारे पास सिंथेसाइज हुए हैं। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गई है, सक्सिनाइल को ए। अब अगेन क्या होगा, अब सक्सिनाइल को ए से हम के ऊपर एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक है, और उसके कन्वर्ट करवा देगा सक्सिनेट के अंदर, और साथ में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हम उसको ADP प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक को मिलाकर ATP की सिंथेसिस कर सकते हैं और साथ में सक्सिनेट बनता है। अब ये जो एंजाइम है सक्सिनेट थायोकाइनेज, इसके होती हैं 2 आइसोफॉर्म्स, जो हमने कहा था ना कि क्रैब साइकिल 2 तरह का होता है। ठीक है, वो क्या है, कुछ एंजाइम होता है कि वो ATP की सिंथेसिस करता है और कुछ एंजाइम की आइसोफॉर्म्स होती हैं वो GTP को सिंथेसाइज करते हैं। अब जो GTP से है आपने उसी से ही आपने याद रख लेना है, GTP जो सिंथेसाइज होगा वहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। ठीक है, G से GTP सिंथेसाइज हो रहा है और G से ही ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यानी कि जिस टिश्यू के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होनी हो उसके अंदर जो होगा वो आइसोएंजाइम क्या होगा, वो GTP वाला भी प्रेजेंट होगा, और जिसके अंदर नहीं होनी होगी उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंस है कि इस एंजाइम की बेस के ऊपर, ठीक है, हाँ, या तो एंड प्रोडक्ट के ऊपर GTP बन रहा होगा या ATP बन रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम सबस्ट्रेट को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हमने चलाई। ठीक है, तो और साथ में हम ADP की फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं इनटू ATP या GDP की फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं इनटू द GTP, तो हम इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो इस एंजाइम का डिफरेंस आता है, 2 तरह का आपका क्रैब साइकिल बन जाता है। ठीक है, आगे सिंपल है, सक्सिनेट से आगे सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अच्छा, आप कहोगे कि हम GTP क्यों सिंथेसाइज करते हैं, तो जो GTP होता है बच्चे वो हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है ना, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट की फॉस्फोराइलेशन के लिए। ठीक है, एंजाइम होता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट, यानी कि वो फॉस्फोराइलेशन करवा रहा होता है। ये आगे की बात है, अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वाला स्टेप हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिलहाल तक यही पता होना चाहिए
कि हम जीटीपी क्यों सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि जीटीपी इज अ बेटर फॉस्फेट डोनर, ठीक है, देन एटीपी, और एंजाइम भी उसी को ही यूटिलाइज करता है, जो एंजाइम होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सक्सीनेट से आपका फ्यूमरेज बनता है। इसी तरह से आपने याद रखना है कि जहां पर फ्यूमरेज होगा वो एफ है, वहां पर सिंथेसिस क्या हो रहा होगा, FADH। अब ये एंजाइम के होते हैं कि वो कौन सा कोफैक्टर यूटिलाइज कर रहा है, कोई NADH यूज करते हैं, कोई FADH यूज करते हैं, ठीक है। तो और इस एंजाइम की जो खास बात है वो आपने ये याद रखनी है कि सारे के सारे एंजाइम इसके, ठीक है, सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट अकोनिटेज हो गया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या पड़े हैं, ये आपके पड़े हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जबकि ये सिर्फ वाहिद एंजाइम जो है वो ये जो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये पड़ा होता है आपकी इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पर फ्यूमरेज है, फ्यूमरेज से मैलेट के अंदर कन्वर्जन होती है, ठीक है, और लास्टली क्या हो गया कि मैलेट अगेन डिहाइड्रोजिनेज होता है, एंजाइम वही है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक मजीद NADH के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, और अगेन हमारे पास जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो रीसिंथेसाइज हो जाता है एज अ कैटालिस्ट के तौर पर। इसने अपना रोल मेंटेन रखा कि ये कैटालिस्ट के जिस तरह कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं एंड के ऊपर, तो ये भी रीजनरेट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना है, नंबर 1 NADH, नंबर 2, नंबर 3, 3 NADH पॉजिटिव बने हैं हमारे पास, एक ATP या GTP सिंथेसाइज होगी, ठीक है, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते हैं। ये है हमारे पास बेसिक जो है वो पूरे का पूरा साइकिल। अब हम देखते हैं इनके एंजाइम और उनके इनहिबिटर्स। सिट्रेट सिंथ ये एक जिसे कहते हैं एक नॉलेज बेस है, मेमोरी बेस है, आपने बताना है कि कौन सा एंजाइम जो है वो किस चीज़ से जो है वो इनहिबिट होता है। सिट्रेट सिंथेस इज इनहिबिटेड बाय ATP एंड FFAs फ्री फैटी एसिड्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, हमने कहा था कि ये सेंट्रल पाथवे है सब चीज़ों का, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या है, जो मैं अगर कहूँ कि 2 चीज़ें हो रही होती हैं मेजरली, या तो कोई ना कोई जो है वो स्ट्रक्चरल मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा होगा, यानी कि प्रोटीन होगी या लिपिड वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो एनर्जी किस फॉर्म के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ATP की फॉर्म के अंदर, ठीक है, और फ्री फैटी एसिड हमारे पास एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, यानी कि मैंने कहा ना कि सेल के अंदर 2 काम हो रहे थे सिर्फ, या तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है या कोई ना कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक वगैरह या कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसके साथ हम कोरिलेट करते हैं। फिर कुछ पॉइजन्स वगैरह होते हैं, और कुछ हर एंजाइम जो है बेसिकली वो अपने प्रोडक्ट से इनहिबिट हो रहा होता है। ये हमने बेसिक लेवल की चीज़ है, जैसे कि अकोनिटेज है वो आइसोसिट्रेट से इनहिबिट हो रहा होगा, और ये एक पॉइजन होता है फ्लोरोएसिटेट, सर्टन ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये होता है, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज अगेन इज इनहिबिटेड बाय ATP के हायर लेवल ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी सेल के अंदर सफिशेंट है, एनर्जी के लेवल्स ATP जो है वो सेल के एनर्जी लेवल्स को शो कर रही होती है, तो वो अगर सफिशेंट है तो ये भी इनहिबिट हो जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो आर्सेनाइट होती है और अमोनिया, उससे इनहिबिट हो रहा होता है। सक्सीनेट, थायोकाइनेज एंड इट्स 2 आइसोफॉर्म्स वो हमने डिस्कस कर ली हैं। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ये जो है वो मेलोनेट से इनहिबिट हो रहा था। फ्यूमरेज का कोई नॉन इनहिबिटर नहीं है, लेकिन अगेन ये अपने प्रोडक्ट से इनहिबिट हो रहा होगा। और मेलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इज़ इनहिबिटेड बाय NADPH या NADH पॉजिटिव, यानी कि जो हाइड्रोजनेटेड फॉर्म होती है NAD की, उससे अगेन क्योंकि इसके रिएक्शन के अंदर ये बन रहा होता है तो उसी से ये इनहिबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात की हमने, एंड प्रोडक्ट के ऊपर हमें क्या मिल सकता है, या तो एनर्जी मिल सकती है, अ टोटल ऑफ 10 ATPs। 9+1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने देखा था कि 1 जो है वो एक जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से जो ATP बन रही है, और जो 9 है 9
हमारे किस तरह से एटीपीज बनते हैं, हमने बात की थी कि 3 NADH प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हर NADH से जो, अगर हम ये आगे की बातें हैं वैसे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर जाके हम इसको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने यही याद रखना है कि क्योंकि 3 NADH प्रोड्यूस हुए थे और एक FADH प्रोड्यूस हुआ था, तो हर NADH जो है वो 2.5 ATP के मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है। तो 3 से कितने बन गए? 7.5, ठीक है। और एक FADH का मॉलिक्यूल जो है वो 1.5 ATP का मॉलिक्यूल रिजनरेट करता है। तो हमारे पास टोटल 7.5 प्लस 1.5 कितने हो गए? 9, ठीक है। तो 9 प्लस 1, और या फिर वो क्या हम कहते हैं कि 9 ATP जनरेट होते हैं और एक GTP बनता है। वो हमने बात की थी कि GTP से आपने याद रखना है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जहाँ पे हो रही होगी वहाँ पर GTP बनेगा, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास क्या हो सकता है? ग्लूकोजेनिक इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी इसके अंदर सबस्ट्रेट और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसीटेट बना सकते हैं, और ऑक्सैलो एसीटेट को यूटिलाइज करते हुए हम ग्लूकोज सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर जाएंगे तब वहाँ पर इसको अगेन डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप ने परेशान नहीं होना, वो क्योंकि फ़िलहाल आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि इसके अंदर जितने भी सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर गौर किया हो, अगेन हम इस स्लाइड पे देखते हैं तो कुछ जो है ना, देखें, कुछ जो है इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, यानी कि एरो हेड जो है वो एक ही तरफ जा रहा है सिर्फ, और कुछ जो है वो डबल एरो है, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं यहाँ पे हमारे साइकिल के अंदर ना। ये भी आपने याद रखनी है कि कौन कौन से रिवर्सिबल हैं और कौन कौन से इरिवर्सिबल। जो मेजरली एक ही है जो स्टेप, जो वो है 2 स्टेप्स जो हैं मेजरली, कि ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट वाला ये इरिवर्सिबल है, और एक जो है वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए वाला, ठीक है। ये 2 स्टेप्स हैं जो रिवर्सिबल्स हैं, बाकी सारे के सारे रिवर्सिबल हैं। तो यानी कि किसी ना किसी तरह से जो भी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं या जो रिएक्टेंट्स हैं वो ऑक्सैलो एसीटेट बना सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली नहीं बना सकते तो ये पूरा साइकिल चला के इनडायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पूरे का पूरा जो है वो ग्लूकोनियोजेनिक एक साइकिल चला सकते हैं। प्रिकर्सर्स ऑफ द फैटी एसिड्स। अब प्रिकर्सर ऑफ फैटी एसिड का प्रिकर्सर क्या है? एसिटाइल कोए, ठीक है। और वो एसिटाइल कोए जो है वो हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं किससे? सिट्रिक एसिड से, या जो सिट्रेट होता है उससे हम ड्राइव कर रहे होते हैं। मजीद आगे ये क्लियर होगा। और प्रिकर्सर ऑफ अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर कैसे हम बता सकते हैं? वो जो होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, वहाँ से हम ग्लूटामेट और ग्लूटामीन को हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं ट्रांस अमाइनेशन के जरिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो जितने भी है ना, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जो मेटाबॉलिज्म होता है ना बच्चों, वो जैसे जैसे हम मुकम्मल पढ़ते हैं ना तो हमारी सारी की सारी जो क्यूरीज हैं वो क्लियर होती हैं, ठीक है। अभी तक फिलहाल आपने इसको इस तरह से याद रखना है। रेगुलेशन कैसे होती है क्रैब साइकिल की? क्रैब साइकिल की रेगुलेशन क्या है? अगर कैल्शियम के लेवल्स सेल के अंदर बढ़ गए हैं, तो कैल्शियम का लेवल कब बढ़ता है? जब सेल मसल्स के अंदर अगर हम बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तब जब यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो सेल को पता चल जाता है कि एनर्जी की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो क्रैब साइकिल का है जो वो जितने भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स हैं ना, ठीक है, और वो अप रेगुलेट हो जाते हैं कैल्शियम के लेवल जब सेल के अंदर राइज होते हैं। या सेल की सेक्रेटरी एक्टिविटी हमेशा की तरह क्या होती है? आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी यूटिलाइज हो रहे होते हैं, और क्या नाम है, उसकी वजह से जब एटीपी यूटिलाइजेशन होती है, एटीपी के लेवल्स कम होते हैं, तो क्रैब साइकिल जो है वो अप रेगुलेट हो जाता है। सिट्रेट सिंथेज के लेवल के ऊपर किस तरह से हो रही होती है? हमने कहा था कि इसको एटीपी और फ्री फैटी एसिड इनहिबिट करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं तो आपका साइकिल जो है वो अप रेगुलेट हो जाता है, यानी कि बढ़ता है, ठीक है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अगेन एटीपी के लेवल्स, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एटीपी के लेवल्स के साथ इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
ATP, NADH, फ्री फैटी एसिड, ये सारे के सारे इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही इन सब की अमाउंट कम होती है, साइकिल जो है वो अप रेगुलेट होता है। ये जो मेजर 3 एंजाइम्स है ना, इनके ऊपर आपकी रेगुलेशन हो रही होती है, ठीक है, यानी कि ये एक्टिव हो जाती हैं ज़्यादा। और एनी क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी हैप्पी। जितना ये टॉम खुश है, इतना डिलाइटेड हूँगा मैं भी अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पूछना तो मैं पूछ लेता हूँ। हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1 साइकिल ऑफ Krebs साइकिल? तो मैंने बोला भी है, आपने देखा भी होगा, आंसर इज C। थैंक यू सो मच।